आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से करीबन 15 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र करने पर आज भी मेरी रूह कांपने लगती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव में खेती के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं था। मैं कई बार काम की तलाश में इधर उधर भटका था, मगर मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। मेरे पास खुद की ज़मीन नहीं थी कि मैं उसमें खेती कर पाऊँ। दिन पर दिन मेरे घर की आर्थिक हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और बोला, भैया मुकेश अपने घर वापस आ गया और वो पहले से काफ़ी बदल चुका है और साथ ही काफ़ी सारे पैसे कमाकर भी लाया। मुकेश मेरे बचपन का दोस्त है। वो भी मेरे साथ कुछ दिनों से काम को लेकर काफ़ी परेशान था और अचानक 10 दिन पहले वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने और उसके घर वालों ने उसे काफ़ी खोजा, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। और आज मुझे अपने छोटे भाई से पता चला कि वो आ चुका है। ये खबर सुनते ही मैं उसके घर गया तो सच में मेरे भाई ने जो कहा था वो ठीक निकला। मुकेश आया है, मगर अपना शारीरिक और आर्थिक हालत दोनों ही बदल कर। मुकेश को देखते ही मैंने उससे कहा, क्या भाई कितना बदल गया है तू? कोई खजाना वजाना हाथ लगाया क्या तेरे? जिस पर मुकेश ने कहा, नहीं यार, खजाना तो हाथ नहीं लगा, मगर एक अच्छा काम जरूर हाथ लगा है। और तू बता, तेरा क्या हाल चाल है? इस पर मैंने मायूस मन से कहा, क्या बताऊं यार, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। मेरी बात को सुनकर मुकेश मुस्कुराया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू मेरे साथ चलेगा काम करने? तो चल, अच्छे पैसे भी मिलेंगे और रहने का भी सारा इंतजाम है। तू मेरे बचपन का दोस्त है इसलिए तुझे बोल रहा हूँ, वरना किसी और को मैं नहीं लेकर जाता। मुकेश की पूरी बात सुनने के बाद मैंने मन ही मन में कहा, मैं तो इसीलिए यहाँ आया था, तो मेरे ना बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पर मैंने मुकेश को हाँ बोल दिया। फिर मुकेश ने बताया कि वो 2 दिन बाद यहाँ से निकलेगा और वो मुझे अपने साथ लेटा हुआ जाएगा। मेरा काम क्या है पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, तू चल, तुझे सब पता चल जाएगा वहाँ पहुँचकर। सारी बात हो जाने के बाद मैं अपने घर चला आया और अपने घर वालों को पूरी बात बताई तो वो भी मान गए। चाहे जो भी काम हो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरी सारी तैयारी होते होते 2 दिन कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। अब बारी आई मुकेश के साथ जाने की। मैं तैयार होकर मुकेश के घर गया तो वो भी मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद हम दोनों गांव के बस स्टैंड पर गए और वहां से बस पकड़कर चलते बने। मुकेश मुझे कहाँ लेकर जा रहा था मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं चुपचाप मुकेश की सारी बातों को मान रहा था। करीब 4 घंटा बस में सफ़र तय करने के बाद हम उतरे तो मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6 बजे का। बस से उतरते ही मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो वो जगह मुझे ना तो कोई बस स्टैंड लगी और ना ही कोई गांव। बस देखने से एक वीरान सा जंगल मालूम पड़ रहा था। जिस पर मैंने मुकेश से कहा, ये कहाँ है हम लोग? ये तो कोई जंगल लग रहा है। जिस पर मुकेश ने कहा, तो क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना, चल मेरे साथ। इतना बोलकर मुकेश मुझे जंगल के अंदर एक पतले रास्ते पर से कहीं ले जाने लगा। मैं भी उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चलता बना। और भरोसा करूँ भी क्यों ना, आखिर मुकेश मेरे बचपन का दोस्त जो था, और अगर अपने बचपन के दोस्त पर भरोसा नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा।
अब आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी, मगर अब तक हमें जहां जाना था वो जगह आया नहीं था। अंधेरे का पता मुझे तब चला जब मुकेश ने टॉर्च जलाया, क्योंकि मुकेश के टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। उस जंगल पर चलते हुए हमें अपने पैरों के नीचे सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज़ तो आ रही थी, साथ ही जंगलों से तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। उस अंधेरे से घिरे जंगल से आ रही अजीब अजीब सी आवाज़ें एक ऐसे डर का माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे ही तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे जंगलों के बीच एक छोटा सा घर दिखा। अभी मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी मुकेश ने कहा, वो देख, हम लोग आ गए, बस उस घर में ही जाना है। मुकेश की इस बात को सुनकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आ गई। हम दोनों चलकर उस घर के करीब गए तो उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला देखकर मुझे लगा कि इस घर में मुकेश अकेले नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी रहता होगा। चलकर हम उस घर के अंदर गए तो अंदर जाते ही पता नहीं मुकेश किसी को ढूंढने लगा। उस घर में 2 ही कमरे थे, एक कमरा बंद था और एक खुला हुआ। सारा घर ढूंढने के बाद जब वो शांत होकर एक जगह पर बैठा तो मैंने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहा है भाई तू? इस पर मुकेश ने कहा, इस घर में मेरे अलावा और 2 जन रहते हैं, पता नहीं वो दोनों कहाँ गए। इतना बोलकर कुछ देर तो मुकेश चुप रहा, फिर वापस से बोला, लगता है वो लोग भी अपने घर गए होंगे, आ जाएंगे 1-2 दिन में। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो इस घने जंगल में घर जहां दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है, तो भला ये लोग क्या काम करते होंगे। ऊपर से मुकेश अकेला नहीं रहता है, उसके साथ और 2 आदमी भी हैं। जिस पर मैंने फिर एक बार मुकेश से पूछा, अरे भाई, अभी तक तूने बताया नहीं कि क्या काम करना है। जिस पर मुकेश ने कहा, तू 1-2 दिन रहकर देख, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। इतना बोलकर मुकेश ने उस खुले हुए कमरे में बिस्तर लगा दिया और हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। इस दौरान मैंने कई बार मुकेश से उस बंद कमरे के बारे में पूछा, मगर वो बस एक ही जवाब दे रहा था कि समय आने पर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। सुबह से ही मैं काफ़ी थक चुका था, तो बिस्तर पर पड़ते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी नींद खुली तो मुझे घर के बरामदे पर किसी के तेज तेज चलने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा सहम गया और मुकेश को उठाया। उठकर मुकेश भी उस आवाज़ को साफ साफ सुना और आवाज़ कौन कर रहा है ये देखने के लिए कमरे से बाहर निकला। मुकेश जैसे ही कमरे से बाहर निकला वैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं भागकर उसके पास गया तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल एक आदमी ने मुकेश का गला जोर से पकड़ा हुआ था और उस आदमी का चेहरा इंसानों से काफ़ी अलग था। उसकी दोनों आंखें नहीं थीं और साथ ही उसका पेट भी पूरी तरह से कटा हुआ था। अभी मैं हिम्मत जुटाकर मुकेश को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने मुकेश से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझ पर भरोसा करके यहाँ आया था और तुम लोगों ने मुझे मारकर मेरी आंखें और किडनी को निकालकर क्यों बेचा? तेरे दोनों दोस्तों को मैंने ही मार दिया, अब तू भी मरेगा। इतना सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि माजरा क्या है और मुकेश क्या काम करता है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस भूत ने मुकेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा
और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो भूत मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मेरे करीब आकर उस भूत ने मुझे गौर से देखा और कुछ किए बिना हवा में धुआं हो गया, जिसके कुछ देर बाद ही सुबह हो गई। सुबह जब मैंने उस बंद कमरे के दरवाजे में एक छोटे से छेद से अंदर झांका तो पता चल गया कि मुकेश मुझे उस कमरे की तरफ जाने से क्यों मना कर रहा था, क्योंकि उस कमरे में काफ़ी सारे इंसानी टुकड़े थे और साथ ही उस आदमी की लाश भी थी जिसकी आत्मा कल मुकेश को उसके किए की सज़ा देकर गई। मैं तो मुकेश के साथ किसी भी तरह का काम करने आया था, मगर पाप करने नहीं। जो मुकेश कर रहा था वो एक पाप था। मगर एक बात मुकेश के साथ ही ख़त्म हो गई कि मुकेश मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था, मुझे मारने या मुझसे इस तरह का पाप करवाने। अगर पाप करवाने तो मैं मरना पसंद करता, मगर इस तरह का पाप नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, जिस कारण आसमान का रंग भी एकदम काला पड़ चुका था और हाईवे पर गाड़ियों का काफिला भी काफ़ी कम हो गया था। दरअसल आज शाम को चाचा जी का कॉल आया था। मैंने जब कॉल रिसीव किया तो चाचा जी ने कहा, पवन, दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम पापा के साथ जल्दी यहाँ पहुँचो। चाचा जी की बात सुनने के बाद मैंने सारी बात पापा को बताई, जिसके बाद मैं और पापा कार लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल के सीट पर बैठे पापा ने कहा, और 3 घंटे में हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर पापा खिड़की से बाहर देखने लगे। दादाजी की तबीयत बिगड़ने की खबर को सुनकर पापा काफ़ी टेंशन में थे और गांव पहुंचने की जल्दी उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वापस से चाचा जी का कॉल आया। चाचा जी का नंबर देखते ही मैंने कार को रास्ते के किनारे पर रोका और फ़ोन उठाया तो चाचा जी ने कहा, पवन, तुम लोग कहाँ पर हो अभी? इस पर मैं बोला, हम लोग बस कुछ ही घंटों में पहुँचने वाले हैं। जिस पर चाचा जी ने कहा, ठीक है, आराम से आना, दादाजी अभी पहले से थोड़े ठीक है। चाचा जी से ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने ये बात पापा को बताई तो उनका भी टेंशन थोड़ा कम हुआ, जिसके बाद मैं कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। करीब 2 घंटा कार चलाने के बाद हम उस मोड़ पर पहुँचे जहाँ से दाहिना रास्ता हमारे गांव की ओर जाता था। मैंने कार को दाहिना मोड़ लिया और हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं करीब 5 सालों के बाद गांव जा रहा था, मगर खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था कि 5 सालों में कुछ बदला ही ना हो। वही जंगल से घिरे कच्चे रास्ते, जिसके दोनों ओर घने लंबे पेड़। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारे कार की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। अभी हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी कार की हेडलाइट रास्ते के बीचों बीच गिरे एक साइकिल पर गई। वो साइकिल रास्ते पर इस कदर पड़ी हुई थी कि हमारी कार आगे नहीं जा सकती थी। मैंने कार को उस साइकिल के पास रोक दिया और पापा से कहा, पता नहीं किसकी साइकिल है जो रास्ते के बीचों बीच ऐसे फेंक कर चला गया। रुकिए, मैं उतर कर साइड करता हूँ। जिस पर पापा ने कहा, बेटा थोड़ा संभल कर जाना। पापा के बोलने के बाद कार का दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकला और उस गिरे हुए साइकिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कार के बाहर
इतना सन्नाटा छाया हुआ था जिसका पता मुझे तब चला जब मेरे चलते कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। चलकर मैं उस साइकिल के पास गया तो मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया। दरअसल साइकिल से थोड़ी ही दूरी पर रास्ते के किनारे एक आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसके सर से काफ़ी खून निकल रहा था। मैं भागकर पापा के पास आया और पापा को पूरी बात बताई, जिसके बाद पापा भी कार से बाहर निकले और हम दोनों उस गिरे हुए आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने जब दोबारा उस आदमी की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर पापा ने कहा, अरे पवन, कहाँ कोई आदमी है? जिस पर मैंने कहा, अभी तो वो आदमी यहीं पर गिरा हुआ था। जिस पर पापा ने कहा, जरूर तेरा कोई वहम होगा, साइकिल साइड करके आगे बढ़ते हैं। मैं भी अब उस बात पर उतना ध्यान ना देकर रास्ते के बीचों बीच गिरे हुए साइकिल को साइड करने लगा और कार को आगे बढ़ा दिया। मगर कहीं ना कहीं मेरे जहन में कुछ अजीब सा जरूर लग रहा था, क्योंकि मैंने उस आदमी को रास्ते के किनारे अपनी आंखों से देखा था। फिर वो आदमी गया तो गया कहाँ। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी हमारी कार की डिग्गी में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई अंदर से हमारी कार की डिग्गी को बजा रहा हो। मैं झट से कार को एक साइड में रोका और पापा के साथ कार से नीचे उतरकर पीछे गया तो वो आवाज़ और ज़ोर हो गई। अब मैं थोड़ा सहम गया था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डिग्गी खोलकर देख सकूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी पापा ने एकदम से डिग्गी खोल दिया, जिसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल डिग्गी के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मगर हमारी डिग्गी में इतना सारा खून आया तो आया कैसे? अब हम दोनों को लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा हम दोनों और बाहर ना रुककर कार के अंदर आए और कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अभी मैं कार भगा ही रहा था कि तभी काफ़ी तेज चल रही कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जैसे ही खिड़की की ओर देखा तो मैं डर से कांपने लगा। मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी। दरअसल खिड़की पर एक खून से सना हुआ हाथ था जो बार बार खिड़की को पीटे जा रहा था। मैं जैसे ही उस हाथ को दिखाने के लिए पापा की तरफ मुड़ा तो मेरा कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि मेरे बगल वाली सीट पर कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तो अभी अभी मेरे बगल में ही थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी पीछे वाली सीट से एक आवाज़ आई, आज तुम लोगों को मारकर मेरा बदला पूरा होगा। ये आवाज़ सुनने के बाद मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते के किनारे जख्मी हालत में देखा था। मगर अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। मैं जल्दी से कार से निकलकर बाहर भागने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर ये क्या, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था, मानो किसी शक्ति ने दरवाजे को जकड़कर रखा हो। अभी मैं भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और घसीटकर मुझे कार से बाहर ले आया और एक भारी सी आवाज़ में बोला, आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो शैतान मेरा गला काफ़ी ज़ोर से दबाने लगा। मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था कि तभी दूर से
मुझे एक बाइक आती दिखी। उस बाइक की हेडलाइट की रोशनी मेरे पर पड़ते ही वो शैतान कहीं गायब हो गया। फिर वो बाइक मेरे पास आई तो उसमें मेरे चाचा जी थे। चाचा जी मुझे देखकर ही समझ गए कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर चाचा जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल करके बता दिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। जिस पर मैंने कहा, चाचा जी पापा कहाँ हैं? जिस पर चाचा जी ने कहा, पापा काफ़ी पीछे ही छूट गए हैं। उस शैतान के छलावे के कारण तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा कार में हैं। जिसके बाद मैं और चाचा बाइक पर बैठकर उस जगह पर पहुंचे जहां पापा को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस शैतान ने ये क्यों कहा कि मुझे मारकर ही उसका बदला पूरा हो जाएगा। मैंने चाचा जी से जब पूछा तो चाचा जी ने बताना शुरू किया। पवन, तुम्हें याद है आज से 5 साल पहले जब तुम गांव आए थे तो वापस घर लौटते वक्त तुमने एक साइकिल सवार आदमी को इसी रास्ते पर अपनी कार से धक्का मार दिया था। उस समय तो उस आदमी को कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन वो मर गया। और आज भी तू जब गांव के रास्ते वापस लौट रहा था तब उसी आत्मा ने तेरे साथ शायद बदला लिया। भला तो इस बात का कि मैं समय पर आ गया। चाचा जी की पूरी बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि वो आदमी कौन था और मुझे क्यों मारना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।